हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 का एसपीसीसी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एनसीसी कॉमर्शियल कम्युनिकेशन का टेक्स्ट बुक यानी किताब के पीछे के स्वाध्याय में जितने भी एमसीक्यू टोटली एसपी और सीसी में दिए गए हैं उन सब वीडियो को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो विद्यार्थी मित्रों, ध्यान से इसको देखना। आपके बोर्ड की परीक्षा में जो 20 में से 20 नंबर अगर सेक्शन ए में आप लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको जड़ी बूटी क्या है, तो 20 में से 20 सेक्शन ए में अगर एसपीसीसी में आप लाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है किताब के पीछे के जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सबको याद कर लो, और प्लस आपका जो 2025 का गाला असाइनमेंट है उसके भी एमसीक्यूज याद कर लो। आपके 20 में से 20 आएंगे। वैसे तो किताब ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब के पीछे का आप याद कर लोगे तो आपको बहुत ही काम आएगा, लेकिन गाला असाइनमेंट का भी पढ़ लेना। यानी दो चीज, एक गाला असाइनमेंट का, राइट, पेपर नंबर 1 से पेपर नंबर 6 के सेक्शन ए पढ़ लेना, और किताब का, आपके नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी मित्रों। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देश की समग्र प्रकार की बैंकों को सूचनाएं देना और उस पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विद्यार्थी मित्रों, सभी बैंकों का राजा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। दूसरे शब्दों में बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी भी बैंकें हैं सबको सूचनाएं देती हैं और साथ ही साथ उन सब बैंकों पर नियंत्रण करने का कार्य भी करती है। बैंक में अगर लोकर सुविधा प्राप्त करना है तो आप बैंक को कौन सा पत्र लिखोगे? सिंपल सी बात है, आप बैंक से कुछ मदद मांगना चाहते हो, लोकर सुविधा प्राप्त करना चाहते हो तो प्रार्थना पत्र आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा नंबर ये है हमारा कि बैंक के साथ पत्र व्यवहार में जब भी मुद्रा की राशि, किसी राशि का उल्लेख होता हो तो किस प्रकार से पत्र लिखना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर बैंक के साथ आप पत्र व्यवहार कर रहे हो, राइट ना, तो मुद्रा की किसी भी राशि का उल्लेख आपको अंकों में और शब्दों में दोनों में करना चाहिए। सिर्फ अंकों में नहीं, अंकों में भी करना चाहिए और शब्दों में भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि बैंकों के साथ पत्र व्यवहार में निम्नलिखित में से किस बात का उल्लेख हुआ हो तब पत्र की गोपनीयता आवश्यक है? तो सिंपल सी बात है, वित्तीय, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, पैसे से संबंधित, तो गोपनीयता बहुत जरूरी है। ओके विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रों, हमारा क्वेश्चन है, किसी व्यापारी को भरने पात्र बिक्री कर के संदर्भ में शिकायत करनी हो तो सरकार के किस विभाग में वो पत्र व्यवहार करेगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ बिक्री कर दिया है तो बिक्री कर विभाग में उसको क्या करना पड़ेगा? पत्र व्यवहार करना पड़ेगा। अग्निशामक दल यानी फायर ब्रिगेड की सेवा किस प्रकार की सेवा है? तो ये सार्वजनिक सेवा है, क्योंकि यह सरकार की सेवा है, यह सबके लिए है। जैसे कहीं भी आग लग जाएगी, कहीं भी लग जाएगी तो वहां पर यह सर्विस आपको मिलेगी। उसके बाद है, गांवों के बीच पक्की सड़क की सेवा प्राप्त करने हेतु तो स्थानीय स्वराज की किस संस्था के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ेगा? तो गांव की पक्की सड़क हो तो ग्राम पंचायत। किसके लिए भाई? ग्राम पंचायत, जिसमें प्रधान आते हैं। बड़े नगरों, ओके विद्यार्थी मित्रों, में जल आपूर्ति की पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने हेतु किस संस्था के साथ पत्र? अगर बड़े नगर, कभी भी याद रखना, बड़े नगर बोले तो महानगर पालिका और गांव बोले तो ग्राम पंचायत। ओके विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन हमारा है, कोई भी व्यापारी संस्था या कोई भी पीढ़ी कानूनन या संवैधानिक या कार्यालय के ढांचागत बातों के संबंध में कर्मचारी को जो पत्र लिखता है उस पत्र को नोटिस बोलते हैं। कोई भी व्यापारी संस्था हुई, कोई भी साझेदारी पीढ़ी की कानून हुई, संवैधानिक कानून रूप से अगर कोई भी ढांचागत बातों के संबंध में अगर कर्मचारियों को कोई पत्र लिखता है तो नोटिस। यानी इसमें याद रखना, कानूनन या संवैधानिक, यही मेन है। नोटिस कानूनन और संवैधानिक होना चाहिए, कानून के अनुसार प्लस संविधान के अनुसार। दूसरा नंबर है, कर्मचारियों को व्यवस्था तंत्र द्वारा, याद रखना, कभी भी व्यवस्था तंत्र से संबंधित आचार संहिता विषयक सूचना की जानकारी देना हो, याद रखना परिपत्र होगा। क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? परिपत्र। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा पत्र किसी एक कर्मचारी को नहीं बिल्कुल समूह को दिया जाता है? तो याद रखना, परिपत्र एक ऐसा पत्र है जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि समूह के लिए होता है। ओके विद्यार्थी मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 है, कभी कभी कर्मचारी को अपने अधिकार या समस्या का हल हेतु प्रवर अधिकारी को जो पत्र लिखते हैं उसे मेमो कहते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थी मित्रों? यानी कभी कभी कर्मचारी भी अपने से बड़े अधिकारी को अपनी समस्या का निवारण करने हेतु अपने ही अधिकारी को पत्र लिखते हैं, उसे मेमो कहते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों। स्व मुलाकात के पत्र में निम्नलिखित में से किस बात का उल्लेख नहीं होता है? तो स्व मुलाकात का स्थान, स्व मुलाकात का समय, इंटरव्यू का स्थान, ये सब का उल्लेख होता है। तो किसका उल्लेख नहीं होता? नौकरी से संबंधित शर्तों का उल्लेख नहीं होता है। ओके।
नेक्स्ट, लिखित परीक्षा में उपस्थित रहने की जानकारी देने वाले पत्र में निम्नलिखित में से किन बातों का उल्लेख किया जाता है? तो लिखित परीक्षा का स्थान और समय। तो लिखित परीक्षा में उपस्थित रहने की जानकारी देने वाले पत्र में निम्नलिखित से किन बातों का उल्लेख किया जाता है? तो लिखित परीक्षा का स्थान और समय। 7वां नंबर, नियुक्ति के पत्र के अंत में क्या भेजा जाता है? तो नियुक्ति के पत्र के अंत में शुभेच्छा भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? शुभेच्छा। तो नियुक्ति के पत्र के अंत में क्या भेजा जाता है? तो नियुक्ति के पत्र के अंत में शुभेच्छा भेजा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि जब कर्मचारी के वर्तमान पद, पारिश्रमिक और दायित्व में परिवर्तन करके आर्थिक लाभ या प्रतिष्ठित पद पर प्राप्ति हेतु की जाने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आएगा पदोन्नति यानी बढ़ती। पदोन्नति क्यों हुआ? क्योंकि कर्मचारी का जो वर्तमान पद है, कर्मचारी को जो सैलरी मिल रही है, तो कर्मचारी का वर्तमान पद चेंज करके उसको और भी ज्यादा प्रतिष्ठित पद यानी उससे भी अच्छा पद दे दिया गया है और साथ ही साथ उसकी सैलरी बढ़ा दी गई है। इसी को बोलते हैं बढ़ती यानी पदोन्नति। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, संस्था के किसी विभाग में कार्यबोझ की वृद्धि हो तब कर्मचारी को किस प्रक्रिया में शामिल होना होगा? तो बदली। किसमें शामिल होना होगा? बदली। अगर कोई भी संस्था चल रही है, उसमें जितने भी विभाग है, किसी विभाग में कार्यबोझ की वृद्धि हो जाए था, वहां पर कार्यभार ज्यादा हो जाए तो स्थानांतरण की प्रक्रिया, अर्थात जहां पे ज्यादा हो गया है वहां पे दूसरे कर्मचारी को लाना पड़ेगा, या जहां पर ऐसा होगा कि मालूम पड़े काम कम है और कर्मचारी ज्यादा है तो उस जगह से कर्मचारी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना पड़ेगा, उसी को बदली स्थानांतरण बोलते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जब कर्मचारी बार बार अनुशासनहीनता और डिसिप्लिन में ना रहे, राइट, अलग व्यवहार करता हो, पीड़ित संस्था के अंतिम कदम उठाने के रूप में कौन सी प्रक्रिया की जाएगी? अपकर्ष यानी उसको धंधा से छाट देंगे, छटनी कर देंगे। ठीक है, तो जब कर्मचारी बार बार डिसिप्लिन तोड़ता हो, धंधा के नीति नियमों को तोड़ता है, तो लास्ट में धंधा मजबूरन में उसको निकाल देती है अपने धंधे में से, जिसको अपकर्ष यानी छटनी बोलते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, बीमा लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार के सदस्यों को किसकी जमानत मिलती है? तो वित्तीय सुरक्षा की जमानत मिलती है। यानी बीमा जो लिया है व्यक्ति, अगर वो मर गया तो वो जो उसका भी नाम नॉमिनी में होगा, ठीक है, उसको पैसा मिलेगा। इसको वित्तीय सुरक्षा बोलते हैं। उसके बाद क्या है, किस बीमा पॉलिसी में बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात ही उनके वारिसदारों को बीमा राशि मिलती है? तो आजीवन बीमा पॉलिसी। आजीवन बीमा पॉलिसी ऐसा है जिसमें जो भी बीमा लेता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद ही जो भी नॉमिनी में होगा उसको पैसा मिलेगा। याद रखना, मृत्यु होने के बाद ही पैसा मिलेगा। तीसरा नंबर है, जब बीमा धारक बीमा लेता है तब बीमा कंपनी व बीमा धारक के बीच क्या बन जाता है? तो करार बन जाता है। अर्थात बीमा लेने वाला, बीमा देने वाला और बीमा कंपनी, इन सबके बीच करार तैयार होता है। ओके, स्वास्थ्य से संबंधित बीमा पॉलिसी को किस नाम से जानते हैं? जो बीमा पॉलिसी स्वास्थ्य से संबंधित है उसे हम मेडिक्लेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडिक्लेम। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईसीएस का पूरा नाम क्या है? ईसीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ये ईसीएस का पूरा नाम है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर आएगा बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आरटीजीएस का पूरा नाम है। उसके बाद तीसरा नंबर, आरटीजीएस हेतु जिस ग्राहक के खाते में राशि ट्रांसफर करनी हो तो उसकी बैंक का कौन सा नंबर देना पड़ता है? तो IF, ठीक है, IFSC नंबर देना पड़ता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके निम्न में से किसके द्वारा मौखिक व लिखित दोनों का समन्वय करके प्रस्तुतिकरण किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाएगा? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा। उसके बाद है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेतु प्रत्येक स्लाइड शो में स्लाइड्स कैसी होनी चाहिए? तो सम प्रमाण संख्या में होनी चाहिए और अन्य उपयोगी तत्वों वाली होनी चाहिए। ओके विद्यार्थी मित्रों, तीसरा क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में कौन केंद्र स्थान पर होना चाहिए? तो प्रेजेंटेशन में जो प्रेक्षक है ना, वह केंद्र स्थान पर होना
चाहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मौखिक प्रस्तुतिकरण के द्वारा इच्छित परिणाम लाने के लिए किसकी सज्जता आवश्यक नहीं है? तो मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए इच्छित परिणाम लाने के लिए मुद्रा, समय, उपकरण, इन सबकी सज्जता आवश्यक है। तो किसकी नहीं है? आवाज, ध्वनि व उच्चारण। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो मौखिक प्रस्तुतिकरण के द्वारा इच्छित परिणाम अगर लाना है तो किसकी सज्जता आवश्यक नहीं है? तो आवाज अर्थात ध्वनि व उच्चारण। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में अंश और अन्य प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमन के लिए कंपनी को कौन सा कानून अमल करना है? तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, कंपनी कानून 2013, सेबी एक्ट, सब कुछ चाहिए, यह सभी आंसर है। ठीक है, यानी अंश और अन्य प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक निर्गमन के लिए कंपनी कौन सा कानून बनाई है? तो 1956 का रेगुलेशन एक्ट भी बनाई है, कंपनी धारा 1913 भी बनाई, 2013 भी बनाई है, और सेबी एक्ट 1992 बनाई है। तो आंसर में सब कुछ आएगा, यानी हमारा आंसर डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दस्तावेज के द्वारा सार्वजनिक निर्गमन के लिए निमंत्रण दिया जाता है? तो सार्वजनिक निर्गमन के लिए निमंत्रण विज्ञापन पत्र के द्वारा दिया जाता है। ओके, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, अंश का किस प्रकार का आवंटन प्रारंभ से ही निरस्त है? तो अवैधानिक अर्थात कानून के विरोध में रह के, इलीगल। ठीक है, तो अंश का किस प्रकार का आवंटन प्रारंभ से ही निरस्त है? तो अवैधानिक। ओके विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, शेयर जब्त होने से क्या होता है? तो शेयर जब्त होने से अंशधारी द्वारा भरी गई रकम कंपनी वापस नहीं करती। अगर जिस शेयर धारक का शेयर जब्त हो जाए तो कंपनी उनके शेयर को जब्त कर लेती है और उनका शेयर वापस उनको देती नहीं है। वह शेयर किसका हो जाता है? वह शेयर कंपनी का हो जाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो किस्तों के बीच का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो दो किस्तों के बीच का अंतराल कम से कम 1 मास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान परिस्थितियों में अंश आवेदन किस प्रकार किया जाता है? वर्तमान परिस्थितियों में, ओके विद्यार्थी मित्रों, अंश आवेदन किस प्रकार किया जाता है? तो अगर वर्तमान में देखें तो आवेदक खाते में आवेदन की रकम ब्लॉक करा के उसका ASBA फॉर्म भरकर डन। बोलो, वर्तमान परिस्थिति में अंश आवेदन कैसे करेंगे? आवेदक के खाते का आवेदन की रकम ब्लॉक करा के उसका ASBA फॉर्म भरकर। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद है अधिकार अंश अर्थात क्या? अधिकार अंश अर्थात वर्तमान अंशधारकों को आवंटन पात्र अंश, यानी वर्तमान में जितने भी अंशधारक है उनको जितने भी अंश आवंटन पात्र है उन्हीं को अधिकार अंश बोलते हैं। ऐसे ही अंशों पर अंशधारियों का अधिकार होता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशधारी अपना अंश प्रमाण पत्र कंपनी को वापस करे तो उसे क्या बोलेंगे? अंश सौंपना बोलेंगे। कोई भी अंशधारी अपना प्रमाण पत्र कंपनी को वापस करे उसे अंश सौंपना बोलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, त्याग पत्र किससे संबंधित है? तो त्याग पत्र अधिकार के अंश से संबंधित है। ओके विद्यार्थी मित्रों, अंशधारी के लिए अंश क्या है? तो अंशधारी के लिए अंश चलित संपत्ति है विद्यार्थी मित्रों। अंशधारी के लिए अंश यह चलित संपत्ति है। दूसरा, अंश बाजार तो देश के विकास का थर्मामीटर माना जाता है। अंश बाजार को देश के विकास का थर्मामीटर कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अंश परिवर्तन में यदि आपत्ति का आवेदन हो तो, अंश परिवर्तन में यदि आपत्ति का आवेदन हो तो कैंसर क्या आएगा हमारा? कंपनी के द्वारा परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाता। अंश परिवर्तन में यदि कोई आपत्ति का आवेदन हो तो कंपनी के द्वारा उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाता। ओके विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, अनिवार्य हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है तो भी क्या होता है? डिविडेंड बाद में मिलता है। अनिवार्य हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो भी बाद में डिविडेंड मिलता है विद्यार्थी मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनिवार्य हस्तांतरण में क्या होता है? स्टैंप ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती है। अनिवार्य हस्तांतरण में स्टैंप ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशधारी को अदालत दिवालिया घोषित करे तो अनिवार्य हस्तांतरण होता है। अंशधारी को अदालत क्या करे? दिवालिया घोषित करे तो अनिवार्य हस्तांतरण होता है।
उसके बाद है कंपनी अंशधारी के डीमैट खाते में परिवर्तन नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी अंशधारी के डीमैट खाते में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशधारी ने वसीयतनामा न किया हो और वारसदार ना हो और उसकी मृत्यु हो तो अदालत प्रबंधकर्ता की नियुक्ति करती है। जो भी अंशधारी है वो अपना वसीयतनामा ना किया हो, उसका कोई वारसदार ना हो, अगर वो मर जाए तो पूरे प्रक्रिया कौन करेगी? अदालत के द्वारा की जाएगी और प्रबंधकर्ता की नियुक्ति भी अदालत ही करेगी। विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9, अंशधारी दिवालिया घोषित हो तब अनिवार्य हस्तांतरण होता है। ये भी अभी एक बार पहले भी आपको बताया मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐच्छिक हस्तांतरण में प्रतिफल होता है। ऐच्छिक हस्तांतरण में क्या होता है? प्रतिफल होता है। 11वां क्वेश्चन है अनिवार्य हस्तांतरण। तो अनिवार्य हस्तांतरण में क्या होता है? सहमति की आवश्यकता नहीं होती। अनिवार्य हस्तांतरण में सहमति की आवश्यकता नहीं होती। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्र अर्थात क्या? तो ऋण पत्र अर्थात उधार पूंजी। ओके, ऋण पत्र क्या बोलते हैं? कंपनी की यह उधार पूंजी है। नेक्स्ट है कंपनी दिवालिया हो तब ऋण पत्र धारकों को वित्त प्राप्त करने का हक प्राप्त होता है। तो अग्रिम, कोई भी कंपनी अगर दिवालिया घोषित होता है तो ऋण पत्र धारकों को सबसे पहले क्या हक प्राप्त होता है? वित्त प्राप्त करने की। अग्रिम मतलब सबसे पहले वह वित्त को प्राप्त करने का हक रखती है। कोई भी कंपनी दिवालिया घोषित होती है, ऋण पत्र धारक का सबसे पहला हक क्या है? वित्त प्राप्त करना, अग्रिम सबसे पहला। ओके, ऐसा बोल सकते हैं। ऋण पत्र धारकों को कौन सा मूलभूत अधिकार है? तो इसका आंसर आएगा डी, निश्चित अवधि पर रकम वापस मिलेगा उनको और निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऋण पत्र धारकों को कौन सा मूलभूत अधिकार प्राप्त है? तो निश्चित अवधि पर रकम वापस मिले और निश्चित ब्याज के साथ मिले। ओके विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 है कंपनी और ऋण पत्र धारकों के बीच के करार को क्या बोलते हैं? तो कंपनी और ऋण पत्र धारकों के बीच के करार को ऋण पत्र ट्रस्ट डीड बोलते हैं, क्योंकि कंपनी और ऋण पत्र धारकों के बीच एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसे ऋण पत्र ट्रस्टी कहते हैं और इस करार को ऋण पत्र ट्रस्ट डीड कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्र में ट्रस्टी की नियुक्ति कौन करता है? तो ऋण पत्र में ट्रस्टी की नियुक्ति ऋण पत्र धारकों की सभा करता है। ठीक है, ऋण पत्र में ट्रस्टी की नियुक्ति कौन करता है? तो ऋण पत्र में ट्रस्टी की नियुक्ति ऋण पत्र धारकों की सभा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ऋण पत्र धारकों के विशाल समुदाय का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ऋण पत्र धारकों के विशाल समुदाय का प्रतिनिधित्व ऋण पत्र ट्रस्टी करता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्र धारक कंपनी के कौन है? तो ऋण पत्र धारक यह कंपनी के लेनदार कहे जाते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद क्या है क्वेश्चन हमारा? ऋण पत्र धारक अपने हितों की रक्षा के लिए जिसकी नियुक्ति करता है उसे ऋण पत्र ट्रस्टी कहते हैं। यानी जितने भी कंपनी के ऋण पत्र धारक है अपनी सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति का चयन करते हैं, जो व्यक्ति कंपनी की हर एक बातों को जानता है। कंपनी में नीति नियम में कोई बदलाव होता है तो वह व्यक्ति ऋण पत्र धारकों को वह नीति नियम बदलाव की जानकारी देता है, उसे ऋण पत्र ट्रस्टी कहते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी के आवेदन पत्र की कौन सी कलम में हस्ताक्षर करने से सदस्य के रूप में उन्हें मान लिया जाता है? तो स्थापना कलम। कंपनी के आवेदन पत्र के स्थापना कलम में अगर हस्ताक्षर हो जाएगा तो आप कंपनी के सदस्य मान लिए जाओगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 है पेढ़ी के साझेदार व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से कंपनी का सदस्य पद क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। यानी पेढ़ी के साझेदार व्यक्तिगत रूप से भी और संयुक्त रूप से भी पेढ़ी के क्या सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। ए आएगा। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों तीसरा क्वेश्चन हमारा है स्वेट इक्विटी अंशधारक को सदस्य पद मिलता है। स्वेट इक्विटी अंशधारक को सदस्य पद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त अंशधारकों में से कंपनी किसके नाम से पत्र व्यवहार करती है? तो प्रथम व्यक्ति के नाम से। संयुक्त अंशधारकों में से कंपनी किसके नाम से पत्र व्यवहार करती है? तो प्रथम व्यक्ति के नाम से करती है। 5वां नंबर है कंपनी आम जनता को अंश निर्गमन के लिए सार्वजनिक आमंत्रण देने के लिए क्या करती है? तो विज्ञापन पत्र प्रकाशित करती है। कोई भी कंपनी आम जनता को अपना अंश निर्गमन के लिए सार्वजनिक आमंत्रण देती है, जिससे
अंशधारक उनके अंश को खरीदे तो कंपनी अपने अंश को प्रकाशित करती है, राइट ना। इससे अंशधारक उनके अंश को खरीदे तो प्रकाशित करने का एक माध्यम क्या है, विज्ञापन पत्र प्रकाशित करती है। ओके विद्यार्थी मित्रों, कंपनी में सेवा प्रदान करने वाले विशेषज्ञ व्यक्तियों को प्रतिफल में दिए अंशों से क्या होता है, सदस्य पद मिलता है। अर्थात कंपनी में जो भी विशेषज्ञ हैं, निष्णात हैं, वह कंपनी को लगातार सेवा प्रदान करते हैं। उन व्यक्तियों को प्रतिफल में दिए गए अंश से ऐसा लगता है कि उन व्यक्तियों को भी कंपनी का सदस्य पद मिलता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट, संचालक अधिक से अधिक कितनी कंपनियों में संचालक बन सकता है। कोई भी संचालक अधिक से अधिक 20 कंपनियों में संचालक बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए। तो सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने चाहिए। उसके बाद है, निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए। तो निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने चाहिए। एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी सार्वजनिक कंपनी में संचालक बन सकता है। तो 10 सार्वजनिक कंपनी में संचालक बन सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा कि संचालक अपने कितने पहचान क्रमांक प्राप्त कर सकता है। संचालक अपने कितने पहचान क्रमांक प्राप्त कर सकता है। तो कितना, 1 प्राप्त कर सकता है। फिर संचालक के रूप में पहचान क्रमांक होना अनिवार्य है। अर्थात आप संचालक हो कंपनी का तो आपका पहचान क्रमांक होना बहुत ही अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी में स्वतंत्र संचालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए। कंपनी में स्वतंत्र संचालकों की संख्या 1/3 होना चाहिए। उसके बाद है, स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति संबंधी अनुमति डेटा बैंक से लेनी पड़ती है। बोलो, स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति की संबंधी की अनुमति किससे लेनी पड़ती है। तो डेटा बैंक से लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संचालक मंडल के कुछ कार्यों के लिए अंशधारियों की सहमति बहुत ही जरूरी होती है। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टेक होल्डर संबंधी समिति की रचना करने का कर्तव्य किसका होता है। तो संचालक मंडल। स्टेक होल्डर संबंधी समिति की रचना करने का कर्तव्य किसका होता है। तो संचालक मंडल का होता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, संचालक मंडल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 11वां कि संचालक किस प्रकार की संपत्ति प्राप्त कर सकता है। तो संचालक केवल रोकड़ संपत्ति प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से प्रबंधकीय संचालक के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है। तो निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करेंगे। तो प्रबंधकीय संचालक के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति एक साथ कितने वर्ष के लिए की जाती है। तो प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति एक साथ 5 वर्ष के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति होने के बाद कितने दिन में रजिस्ट्रार को जानकारी देनी पड़ती है। तो 60 दिन में रजिस्ट्रार को जानकारी देनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रबंधकीय संचालक के रूप में नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक बोले तो 60 वर्ष। याद रखना, प्रबंधकीय संचालक के रूप में नियुक्ति किए जाने व्यक्ति की उम्र कम से कम 21 वर्ष, अधिक से अधिक 60 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है, पूर्ण समय के प्रबंधकीय संचालक को कितना पारिश्रमिक चुकाया जाता है। तो शुद्ध लाभ का 5% पारिश्रमिक चुकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रबंधकीय संचालक अपना पद खोने पर मुआवजा का भुगतान कर सकता है। कोई भी प्रबंधकीय संचालक अपना पद खोने पर क्या मुआवजा का भुगतान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है ये देखते हैं, कंपनी का व्यक्तित्व कैसा है। तो कंपनी का व्यक्तित्व कृत्रिम है। कैसा है, कृत्रिम है, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 19, संचालक मंडल की वर्ष में कम से कम कितनी सभाएं आयोजित की जानी चाहिए। तो 4 सभाएं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संचालक मंडल की सभा में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए। तो संचालक मंडल की सभा में कम से कम 1/3 अथवा 2 में से जो अधिक हो। ओके विद्यार्थी मित्रों, कंपनी को कौन सी सभा प्रथम वित्तीय वर्ष के अंत में 9 मास के दौरान बुलानी चाहिए। तो आंसर हमारा जो होगा वो होगा डी, प्रथम वार्षिक सामान्य सभा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो वार्षिक सामान्य सभाओं के बीच कितने मास से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो आंसर हमारा ए है, जिसका आंसर आएगा 15 मास। यानी दो वार्षिक सामान्य सभाओं के बीच कितने मास से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो विद्यार्थी मित्रों 15 मास। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपनी के संचालक मंडल की वर्ष में कम से कम कितनी सभाएं बुलानी चाहिए? तो इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंपनी को सभा नोटिस अपने सदस्यों को कितने दिन पूर्व देनी होनी पड़ती है? तो कंपनी को सभा नोटिस अपने सदस्यों को 21 दिन पहले देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्यों को सभा की जानकारी देने के लिए भेजे गए पत्र को क्या बोलते हैं? तो भेजे गए पत्र को नोटिस कहते हैं। सदस्यों को सभा की जानकारी देने के लिए भेजे गए परिपत्र को क्या बोलते हैं? तो नोटिस कहते हैं विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंपनी को सभा में जो कार्य करने हो उनके कार्यों की सूची को किस नाम से जानते हैं? तो कार्य सूची के नाम से जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कंपनी की सभा के कार्य के दौरान प्रारंभ के से अंत तक नियत संख्या में सदस्यों की संख्या को क्या बोलते हैं? तो कोरम, जिसको हम गढ़ संख्या भी बोलते हैं। ओके, तो कंपनी की सभा के कार्य दौरान प्रारंभ से अंत तक की नियत संख्या में सदस्यों की संख्या को हम कोरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, सभा की कार्यवाही चलाने के लिए सदस्यों के द्वारा जिस व्यक्ति की पसंदगी की जाती है उस व्यक्ति को सभापति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंपनी सभा में मतदान के दौरान समान मत पड़े तो कौन अपना मत दे सकता है? तो सभापति दे सकता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, सभा में हुए कामकाज और निर्णयों से संबंधित मुद्दासर स्वरूप की नोट टिप्पणी को हम क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों आंसर आएगा डी, मिनट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनट्स। सभा में हुए कामकाज और निर्णय के संबंधित मुद्दासर स्वरूप में टिप्पणी को क्या कहते हैं? तो मिनट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सभा में सदस्य अपनी ओर से दूसरे व्यक्ति को हाजिर रखे तो प्रॉक्सी कहेंगे। याद रखना, सभा में सदस्य अपनी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति को हाजिर रखे, वह व्यक्ति को एक मतदान लिखित अधिकार देता है, उसे हम प्रॉक्सी कहते हैं। नेक्स्ट, कंपनी सभा में जो बाबत सदस्यों के बीच चर्चा विचारणा के लिए पेश की जाती है हम उसे क्या कहते हैं? तो प्रस्ताव पेश की जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। कंपनी सभा में जो भी बाबत सदस्यों के बीच हुआ हो, जो भी चर्चा विचारणा सदस्यों के बीच हुआ है, तो उसके लिए जो पेश करते हैं उसे हम प्रस्ताव कहते हैं। विशेष ठहराव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का बहुमत आवश्यक है? तो 75% सदस्यों का बहुमत आवश्यक है विद्यार्थी मित्रों। ओके, नेक्स्ट, कंपनी के विसर्जन के पूर्व की प्रक्रिया अर्थात क्या? तो कंपनी के विसर्जन की पूर्व की प्रक्रिया अर्थात कंपनी को समापन दिवालिया में ले जाने की प्रक्रिया विद्यार्थी मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विशेष ठहराव की नकल के साथ ट्रिब्यूनल में समापन संबंधित आवेदन करने की सत्ता किसको दी जाती है? तो आवेदन करने की सत्ता किसको दी जाती है? तो संचालकों को दी जाती है। कंपनी कानून के प्रावधान के अनुसार कंपनी को कौन सी सभा बुलानी अनिवार्य है? तो आंसर आएगा वैधानिक प्राथमिक सभा। क्या आएगा? वैधानिक प्राथमिक सभा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्षमा मेलन का प्रमाण पत्र मिलने के बाद कंपनी कितने वर्ष में धंधा प्रारंभ न करे तो अदालत समापन का आदेश कर सकती है? तो 1 वर्ष में। ओके, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितनी सदस्य की संख्या होने पर कंपनी को समापन में ले जाया जा सकता है? तो 7 से कम। ओके, निजी कंपनी में कम से कम कितनी सदस्य की संख्या हो तो कंपनी को समापन में ले जाया जा सकता है? तो 2 से कम। 7वां, कंपनी की स्थापना निश्चित मुद्दत के लिए की गई हो ऐसा उल्लेख किसमें होता है? तो नियमन पत्र में होता है। शोधन क्षमता की घोषणा कौन करता है? तो संचालक करता है। कंपनी को समापन में ले जाने के ठहराव पारित करने के बाद कितने दिन में वर्तमान पत्र का इस्तेहार देना होता है? तो आंसर आएगा 14 दिवस। लास्ट क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपना मत किसको बताता है? तो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपना मत ट्रिब्यूनल को बताता है। किसको बताता है? ट्रिब्यूनल को बताता है। लास्ट क्वेश्चन, लिक्विडेटर की नियुक्ति की सूचना का आयकर अधिकारी को नियुक्ति की तारीख कितने दिन में करनी चाहिए? तो आंसर आएगा विद्यार्थी मित्रों 30 दिन।
इसी के साथ हमारा टेक्स्ट बुक कक्षा 12 एसपीसीसी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड कॉमर्शियल कम्युनिकेशन का सेक्शन होता है पूरा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 20 में से 20 नंबर लाना हो तो किताब के एमसीक्यू को पहले पढ़ना पड़ेगा। पूरा सॉल्यूशन आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिया, उसको पढ़ लोगे आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे। और उसके साथ काला असाइनमेंट के भी पेपर नंबर 1 से लेके पेपर नंबर 6 के आपको सेक्शन है के एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे, और वो भी वीडियो में बनाया हूँ, वो भी अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी आप अच्छे से देख लेना। राइट, जय हिंद, राधे राधे।